नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से बहुविकल्पीय 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, भाग 57। और अभी तक हम 2500 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं साथी। इस वीडियो के साथ ही हमारे 2530 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो श्रृंखला। साथ में अपना स्कोर गिनते जाइएगा कि आप कितने प्रश्न के उत्तर ठीक करते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। और हाँ, आज के वीडियो में कुछ प्रश्न भक्ति काल से हैं और बाकी हिंदी भाषा और बोलियों से भी कुछ प्रश्न रखे हैं। तो चलिए साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्ताज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्ताज, कूपन, कारतूस आदि शब्द किस भाषा से हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या जर्मन? बताएं। जी साथी, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फ्रेंच से हैं ये प्रश्न, काफ़ी बार पहले भी पूछे हैं मैंने। फिर से एक और प्रश्न जो कि कूट वाला प्रश्न है, लेकिन बहुत आसान बोलूँगा मैं इसे, कि सही क्रम क्या है वो बताना है। नवंबर 2020 में ये प्रश्न आया था और साथियों नवंबर 2020 का जो नेट की परीक्षा थी काफ़ी ज़्यादा आसान थी। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होगा तब पेपर आसान आएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में स्थापित कीजिए। विकास के उनके क्रम में स्थापित करना है। पहला ऑप्शन है प्राचीन लौकिक, माफ़ करिए, प्राचीन संस्कृत। दूसरा है शौरसेनी। तीसरा है लौकिक संस्कृत। चौथा है पश्चिमी हिंदी। तो साथियों, यदि आप प्रश्न समझ गए हों तो भी ठीक है, नहीं तो मैं तो समझाने वाला हूँ। कैसा प्रश्न जो पूछा गया है कि भाषाओं का विकास बताना है कि कौन सी भाषा पहले विकसित हुई, फिर उसके बाद का चरण कौन सा विकसित हुआ। इस तरह से यह कूट हमने रखना है। ठीक है, तो आपके सामने विकल्प में दे चुका हूँ। यदि आप ए विकल्प पढ़ेंगे तो जहाँ पर देखिए 1 3 2 4, मतलब 1 3 2 4 ये वाला विकल्प होगा। अगर बी विकल्प पढ़ेंगे तो उसमें 1 2 3 4 लिखा गया है। यदि प्राचीन संस्कृत, फिर उसके बाद शौरसेनी आई, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत। आप बताइए आपके हिसाब से। सी भी देख लीजिए 2 3 1 4, और चौथा ऑप्शन यानी डी 3 4 1 2 तो दिया ही है। क्या लगता है साथियों? जी साथियों, बिल्कुल। तो जिन्होंने साथियों ए विकल्प चुना है, ठीक है, ए बिल्कुल सही है। सबसे पहले प्राचीन संस्कृत आएगा, देन तीसरा विकल्प यानी लौकिक संस्कृत आएगा, फिर दूसरा आएगा शौरसेनी, फिर उसके बाद पश्चिमी हिंदी, यानी ये वाला क्रम जिन्होंने बताया है। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। यहाँ भी साथियों कूट है, ठीक है, ध्यान से इसका आप देखिए। नवंबर 2020 में ये प्रश्न है, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन से हैं? कूट दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी च त ट, फिर उसके अगला है दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी त ट और झ। ठीक, फिर तीसरा विकल्प है सी, पहला, तीसरा, चौथा, या डी पहला और चौथा। बता साथियों, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन से हैं? जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको कौन सा कूट सही होगा? इस तरह के प्रश्न अभी साथियों एनटीए यूजीसी नेट में आते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ ये जो स्ट्रक्चर अभी चुना गया है नेट के द्वारा, ऐसे ही प्रश्न CSIR नेट में आते हैं, ऐसे ही प्रश्न UPSC में आते हैं। ठीक है, और बहुत दिन दूर नहीं होगा जब PTET या CTET में भी इस तरह के प्रश्न आने लगेंगे। वैसे तो अभी आ ही रहे हैं इस तरह के, लेकिन UGC नेट में कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। जो कूट वाले प्रश्न अभी सामान्य नहीं पूछा जाता है, किसकी पुस्तक है, कब प्रकाशित हुई, इसमें क्या विषय वस्तु है, क्या विशेषता है, क्या पात्र है,
अभी नहीं पूछा जाता है, बल्कि कूट के द्वारा पूछा जाता है लेकिन अभी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है इसको। बिल्कुल, जिन्होंने साथियों डी ऑप्शन चुना है हमारे आज के इस प्रश्न का, ठीक है, डी ऑप्शन साथियों बहुत सही, ठीक है, पहला और चौथा यानी च और ज ही तालव्य वर्ण है। आगे चलते साथियों, वेरी गुड, आगे चलते हैं भैया। हाँ जी, आपके सामने अगला प्रश्न है साथियों, विकल्प बाद में देखते हैं। तो 4 ही विकल्प है, ये सबसे अच्छी बात है। बोली वर्गों, ठीक है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है, ये ध्यान से देखिए। चलो कूट भी आपको बता ही देते हैं हम अभी, ठीक है। नेट नवंबर 2020 में जो प्रश्न आ चुका है, तो कूट भी साथ में देख लीजिए कौन सा सही होगा, ठीक है, विकल्प भी देख लीजिए। राजस्थानी जो भाषा है उसकी बोली बतानी है, कौन सी है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली बतानी है। आगे 4 विकल्प हैं, पूर्वी हिंदी की बतानी है, बिहारी हिंदी की बतानी है। बहुत आसान प्रश्न है, मुझे मालूम है आप लोग इजीली इसको कर लोगे, और जिन लोगों ने एमए वगैरह कर रखा है हिंदी में तो उनको बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि एमए में तो एक पूरा का पूरा हिंदी बोलियों के ऊपर एक टॉपिक है। हमें लगा था ये आई थिंक चतुर्थ सेमेस्टर में हमें लगा था ये चतुर्थ छमाही, उसमें हमने पढ़ा था और आज तक हमें याद है, क्योंकि हमारे जो प्राध्यापक थे वो बहुत प्रतिभावान थे, जिनकी बदौलत हम इतने अच्छे तरीके से ये पढ़ पाए। अध्यापक अच्छे मिल जाएं, प्राध्यापक अच्छे मिल जाएं तो ज़िंदगी संवर जाती है, नहीं तो सेल्फ स्टडी तो है ही, जिन्होंने करना है वो सेल्फ स्टडी मतलब स्वावलंबी होकर खुद से पढ़ लेंगे, स्वयं अध्ययन। बिल्कुल साथियों, तो जिनका ऑप्शन साथियों आ रहा है यहाँ पर राजस्थानी का जानी राजस्थानी की बोली यहाँ पर कौन सी है तो बता देते हैं। जैसे कि पहले का डी आ जाएगा, मतलब पहले का 4 जिन्होंने चुना, वेरी गुड। पश्चिमी हिंदी का जिन्होंने चुना है साथियों 3, वो भी सही है, ठीक है, कनौजी आ जाएगा। पूर्वी हिंदी में जिन्होंने 2 ऑप्शन को चुना है छत्तीसगढ़ी, वेरी गुड। और बिहारी हिंदी में जिन्होंने भोजपुरी को चुना है, वेरी गुड साथियों। तो हमारा कोड बन जाता है 4 3 2 1। तो देख लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। शाबाश साथियों। ये प्रश्न इस तरह के अभी आते नहीं है जूस नेट में। लास्ट टाइम क्यों आ गए, मैं लास्ट टाइम बताता हूँ क्यों आ गए साथियों। वो इसलिए आगे क्योंकि पेपर 2 शिफ्टों में हुआ था। अभी आप देखो DSSSB, ठीक है, अभी TGT के एग्ज़ाम हो रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के हो चुके हैं 500 पोस्टों पर। DSSSB, ठीक है, DSSSB जो अभी TGT का एग्ज़ाम हो रहा है फीमेल के हो चुके हैं, मेरे ख्याल मेल के होने बाकी हैं। तो जितनी शिफ्टों में थे, ठीक है, अभी 1 से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहे हैं, इकट्ठा नहीं करवा रहे कोरोना के कारण। तो साथियों एक बात आपने देखी, मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा इतना इजी, मैं कहता हूँ मास्टर कैडर से भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वहाँ, मास्टर कैडर से भी। अगर इस बार भी नेट का पेपर 2 शिफ्टों में होता है तो डेफिनेटली मेरिट बहुत अप जाने वाला है वहाँ, ठीक है, और इजी आएगा। जब 2 शिफ्टों में पेपर आता है तो इजी आता है, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। साथ ही नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है। और DSSB का मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने एक पेपर लाऊं, मिल तो गया है, अभी देखते हैं कब ला पाता हूँ मैं, लेकिन पेपर बहुत आसान है साथियों वहाँ पर। मास्टर कैडर भी क्या बिसाता है उसके आगे, बहुत ईजी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग, औरत, नीलम, जफीस, कौन सा शब्द फारसी का है? फारसी का बताना है जी साथियों। तो पहला आ जाएगा हमारा, ठीक है, दाग, जे फारसी का है साथियों, ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ये भी देख लीजिए नवंबर में आया था, यानी 2020 नवंबर में। अगले प्रश्न चलते हैं, ये भी कूट वाला प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं साथियों ताकि समझ पाओ आप लोग। तो 343 जो धारा है, संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान उसमें दिए गए हैं? राजभाषा तो हिंदी ही है ना, उसके संबंध में कौन से और प्रावधान दिए गए हैं, तो वो हमने जहाँ पर चूज़ करना है, उसका चुनाव करना है। जो सही होंगे वही कूट में होंगे, ठीक है। तो साथियों पहला, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा, शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। तीसरा, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेंगे।
चौथा, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। तो बताइए साथियों, अभी कूट चुनिए आप, कौन से सही हैं 343 अंक की राजभाषा के बारे में, 343 अनुच्छेद में। बताएं साथियों, बहुत आसान प्रश्न बोलूँगा इसको मैं, क्योंकि काफ़ी बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। 343 से लेकर 351 तक जितने भी विशेष धाराएं हैं, ठीक है, और 343 में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपने चुनाव करना है कि कौन सी बातें उसमें हैं। ठीक है, समय ले सकते हैं आप। तो साथियों, जिन्होंने चुना है कूट बी, पहला और दूसरा, ठीक है, कूट बी में क्या है, पहला और दूसरा। ओके, तो क्या है पहला और दूसरा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भी है 343 धारा में, और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। यानी आप 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और राजभाषा हिंदी और लिपि तो है ही, लेकिन जहाँ पर देवनागरी अंकों को तवज्जो नहीं दी गई है, मतलब ये नहीं कहा गया कि देवनागरी अंक ही अनिवार्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। तो बिल्कुल हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो रूप है अंकों का 1 2 3 4, जैसे कि मैंने अभी लिख के बताया, वो स्वीकार्य है। आगे साथियों, जो तीसरा है, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेंगे, ये अलग धारा में है, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी में होगी, जो 348 धारा में है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो 343 में लिखा गया हो। तो पहले दो बातें जो है वही 343 में है। आगे चलते साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथी ध्यान से देखिए, मान स्वरों की संख्या कितनी है। अभी आप सोचेंगे जो मूल स्वर सुना है, संयुक्त स्वर सुना है, लेकिन ये मान स्वर क्या है, दीर्घ स्वर सुना है, ह्रस्व स्वर सुना है, मान स्वर क्या है, तो वही बता देते हैं हम। बताएं साथियों कितनी है, 8 6 4 2। तो साथियों, जिनकी संख्या मतलब जो संख्या बता रहे हैं 8, ठीक है, तो इतनी है। अभी कौन कौन से हैं साथियों, तो बैक काट के बता देता हूँ। बड़ी ए, बड़ा ओ और ई, इनको अगर काट दिया जाए तो ये बाकी सभी मान स्वर हैं। ठीक है, जितने 8 बजते हैं वो मान स्वर हुए। ओके, आगे चलते साथियों, 99वां प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। नवंबर 2020 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं। साथियों ये वाला प्रश्न देखिए 2020 में आ चुका है, जहाँ द्वितीय लिखा हुआ है। अगर आप साइड में देखें 2020 के आगे नवंबर 2020 के आगे द्वितीय लिखा, मतलब द्वितीय शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में ये प्रश्न आया था कि कौन सा प्रश्न रूढ़ है, यौगिक नहीं। पीला, झटपट, गुड़साल या पंकज। बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, पीला। ठीक है, पीला जो है वो रूढ़ शब्द है, यौगिक नहीं है। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने वाला आ गया है, तो थोड़ा पहले देख लीजिए आप प्रश्न। एक तरफ बोलियां दी गई हैं और उनकी प्रमुख बोलियों से, एक तरफ बोली संग्रह जो होता है, ठीक है, तो बोली वर्ग दिया गया है ए सूची वन में, और दूसरी तरफ देखिए कि उसमें बोलियां जो हैं, एक बोली जिसमें से है उसके साथ सम्मिलित करना है आपने। पश्चिमी हिंदी में कौन सी है, आगे दिए गए 4 विकल्पों में मिलान करना है। दूसरी है पूर्वी हिंदी में कौन सी है, बिहारी हिंदी में कौन सी है, राजस्थानी हिंदी में कौन सी है। तो साथियों विकल्प भी आप साथ में देख ही लीजिए, अभी करिए। अभी आप थोड़ा सा
आपको सहायता मिल जाएगी ये प्रश्न को हल करने में। दूसरी शिफ्ट में जो आया था, इवनिंग शिफ्ट में मैं भी देने गया था ये एग्ज़ाम, बट मैं बोलूँगा कि काफ़ी इजी प्रश्न आए थे तभी। फर्स्ट पेपर ज़रूरत से ज़्यादा टफ था, लेकिन हाँ जब प्रश्न आते हैं सब्जेक्ट के शिफ्ट में होते हैं एग्ज़ाम 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में, तो अनिवार्य है कि प्रश्न पत्र डिफ़िकल्ट नहीं होता। ज़्यादातर तो यही देखा गया है। इस बार तो पता नहीं क्या करते हैं ये। तो साथियों क्या लगता है क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी तो पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा एक का 2 आ जाएगा, बुंदेली आ जाएगा। पूर्वी हिंदी का जो बता रहे हैं बघेली यानी बी का 3 आ जाएगा। बिहारी हिंदी में मगही आ जाएगा, सी का 4 यानी 4। और राजस्थानी हिंदी में डी में आ जाएगा पहला। ठीक है, तो ये वाला विकल्प जिन्होंने चुना है वेरी गुड साथियों। तो कोड क्या बन गया हमारा? 2 3 4 1। ठीक है, तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, 2 3 4 1। ठीक है, वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। अभी हम हैं साथियों अगले प्रश्न पर, और इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, फिर आगे हम कूट बताते हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। कौन कौन से? हिंदी सर्वाधिक बोली गई या बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। इसमें यह सुझाव दिया गया, पहले नंबर वाला चुनना है हमने। अगला साथियों क्या कहा गया है? राजभाषा आयोग 1955 के अकॉर्डिंग कि 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। क्या ये भी सुझाव था उसमें? अगला विकल्प है साथियों, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए। और चौथा विकल्प था, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो बताइए साथियों चारों में से कौन से कूट पर आप जाएंगे, मतलब कौन से कितने कूट आपको लगता है कि यहाँ पर सही हैं? ऑप्शन 1 पहला दूसरा तीसरा सही है, बी पहला दूसरा चौथा सही है, सी दूसरा तीसरा चौथा सही है, या डी पहला तीसरा चौथा सही है। तो अभी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि नवंबर 2020 में ये प्रश्न आया था पहली शिफ्ट में। चुनिए साथियों। हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करवा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। जो उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो बताइए साथियों 101 का कौन सा सही लग रहा है आपको? कौन सा सुझाव दिया गया था राजभाषा आयोग 1955 में? कूट कौन सा सही है ABCD में से? जी साथियों, जो लोग बता रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही साथियों, पहला। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और चौथा भी सही है, ये तीसरा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते साथियों। आगे वाले प्रश्न जो हैं हम भक्ति काल से लाए हैं। ठीक है, ये आगे 20 प्रश्न होंगे, भक्ति काल से होंगे साथियों। अभी तक हम 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं। तो प्रश्न साथियों, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या मध्वाचार्य? बताएं साथियों। दिसंबर 2004 में प्रश्न आ चुका है नेट की परीक्षा में, और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी आप कर रहे हो। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय बताएं साथियों। यहाँ दक्षिण भारत नहीं लिखा है, उत्तर भारत लिखा है। तो बिल्कुल साथियों जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी रामानंद को जाता है साथियों। ठीक है, माफ़ करिएगा गलत लग गया जी, सी बनाएगा। आगे साथियों हमारे पास दूसरा विकल्प है, इसको भी ध्यान से देखिए। नेट दिसंबर 2004 में प्रश्न आ चुका है। सहजो भाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानश्री शाखा या प्रेमाश्री शाखा? सहजो भाई
क्या लगता है साथियों कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ज्ञानाश्री शाखा यानी संत काव्य से संबंधित रचनाकार हैं। आगे चलते हैं साथियों। आगे साथियों जरा ध्यान से प्रश्न करिए, क्योंकि ये अभी पंक्तियाँ आ चुकी हैं, काव्य पंक्तियाँ, और इसको सुमेलित करना है हमने इन रचनाकारों से। नया बीच धन नदिया डूबती जाए, ये किसकी पंक्ति है? रहीम कबीर खुसरो जायसी मुलुकदास की। अगली पंक्ति तो आपको पता ही होगा, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये किसकी है? रहीम कबीर खुसरो जायसी मुलुकदास। कौन से कवि की? आगे चलते हैं। गुरु सुबह जय पंथ दिखावा, ये भी आपको पता होगा, बहुत आसान। किसकी पंक्ति है? रहीम कबीर खुसरो जायसी मुलुकदास की। अगली पंक्ति ये भी सुनी होगी, तब लग ही जीवो भलो देवो होए न धीम, रहीम कबीर खुसरो जायसी मुलुकदास। कौन सा लग रहा है आपको? विकल्प मैं अभी साथ में ही बता देता हूँ, आप सुमेलित करें साथियों। क्या लगता है? क्या लगता है साथियों? तो साथियों जो लोग पहली पंक्ति को यानी नया बीच नदिया डूबती जाए ये बता रहे हैं कबीर की, ठीक है, ए का 2 आ जाएगा, वेरी गुड। ए का जो 2 बता रहे हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, पता ही है सबको कि यह मुलुकदास की पंक्ति है। बी का आ जाएगा 5, ठीक है। बी का क्या बता रहे हैं? 5। आगे आगे बताएं साथियों, क्या लगता है? दो तो बता दिए, आगे जी सबको पता है, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। सी का जो 4 बता रहे हैं, वेरी गुड। और तब लग ही जीवो भलो देवो होए धीम, होए ना धीम, ये डी का आ जाएगा 1, ठीक है, यानी रहीम। डी का 1 बता रहे हैं, बहुत सही। तो हमारा कोड बन जाता है साथियों 2 5 4 1। देख लेते हैं किस विकल्प में है, तो बी विकल्प में है साथियों, ये देख लीजिए, बहुत सही। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न, आगे वाला भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो सीधा उत्तर भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप। तो एक तरफ दी गई रचनाएं सूफी काव्य से संबंधित, दूसरी तरफ दिए गए हैं रचनाकार। दिसंबर नेट 2004 में प्रश्न आ चुका है। मृगावती किसकी पुस्तक है? मधुमालती किसकी पुस्तक है? चंदायन किसकी पुस्तक है? अखरावट किसकी पुस्तक है? बताएं। बहुत सही साथियों। जो लोग मृगावती की, बताइए सबको, कुतवन की पुस्तक है, मधुमालती मंजन की पुस्तक है, यानी बी का आ जाएगा 5, ए का 4, चंदायन मुल्ला दाऊद की, सी का 2, अखरावट जायसी की है तो आ जाएगा अखरावट, यानी डी का 1। तो हमारा कोड बन जाता है साथियों 4 5 2 1। तो देख लेते हैं किस विकल्प में है ये। जी भी है, बिल्कुल तीसरे विकल्प में, ये देख लीजिए आप, 4 5 2 1। आसान प्रश्न होते हैं साथियों, बहुत आसान। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी मैं कहूँगा कि बहुत आसान है। एक तरफ अध्यायों के नाम दिए गए हैं कि कौन से महाकाव्य में या कौन सी रचना में अध्यायों के क्या नाम हैं। जैसे समय, पता ही समय किस रचना के अध्याय को कहा गया है, कांड किस रचना के अध्यायों को कहा गया है, खंड ये एक प्रकार के अध्याय ही होते हैं, लेकिन उसमें जो अध्याय हैं उनको नाम दिए गए हैं, जैसे खंड, ठीक है ना। अगला है साथियों सर्ग, ठीक है। तो बताएं साथियों, क्या लगता है कौन सा विकल्प आपको लगता है यहाँ पर सही होगा? बिल्कुल समय। समय सभी को पता है कि जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है उसके अध्यायों को समय कहा गया है, यानी ए का आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा साथियों? ए का आ जाएगा हमारे पास पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जो बता रहे हैं ए का 4, वेरी गुड साथियों, ठीक है। ए का जो 4 बता रहे, बहुत सही। आगे कांड, कांड का जो बता रहे हैं बी का
रामचरितमानस सबको पता है 7 कांड हैं इसमें, और जो बी का बता रहे हैं रामचरितमानस यानी बी का 3। वेरी गुड। आगे चलते साथ ही खंड सभी को पता है, जो पद्मावत रचना है उसमें खंड है, ठीक है। सी का आ जाएगा 2। ओके। उसके बाद साथियों जो सर्ग है, चौथा ऑप्शन सबको पता है, नवम सर्ग तो बहुत ज़्यादा फेमस है, और 12 सर्ग हैं इस रचना के, साकेत के सबको मालूम है, तो डी का आ जाएगा 1। तो हमारा कूट क्या बन गया साथियों, 4 3 2 1। तो देख लेते हैं किस विकल्प में है ये पहला ही विकल्प है। ये देख लीजिए, ये दिसंबर 2004 में प्रश्न आ चुका है, 4 3 2 1। ठीक है साथियों, इस क्रम से जिन्होंने उत्तर दिया वेरी गुड। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है, सुमेलित कीजिए। एक भी ठीक हो जाता तो समझ लीजिए आपका आंसर सही। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, किसकी पंक्ति है। अब लो निशानी अब ना नसे हो, किसकी पंक्ति है। अबल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, बहुत ही फेमस पंक्ति। तो सुमेलित करना साथियों किसके द्वारा लिखी गई, नानक देव, कबीर, सूरदास, तुलसीदास या मीराबाई। तो विकल्प पे आप देख सकते हैं साथियों। जी हाँ, जी बिल्कुल साथियों, जो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, वो साथियों आपको बता देते हैं कि वो पंक्ति जो है वो साथियों लिखी गई है मीराबाई के द्वारा। ठीक है, मीराबाई कृष्ण भक्त है, आपको सभी को पता है। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल उनकी ही पंक्ति है। ए का 5 हो जाएगा। और प्रभु में मोरे अवगुण चितना धरो, और ये पंक्ति सूरदास की है। ठीक है, अगली पंक्ति साथियों देखिए, अब लोग किसान नसानी अब ना नशे हो, तो साथियों ये तुलसीदास की पंक्ति है। और अबल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, यह पंक्ति सबको पता है कि यह पंक्ति साथियों नानक देव की है, बहुत फेमस पंक्ति। अबल अल्लाह नूर उपाय उपजाया कुदरत के सब बंदे। ठीक है, तो डी का आ गया हमारे पास 1। तो देख लेते हैं क्या कूट होगा। तो देखिए साथियों, ये वाला ऑप्शन पहले का 5 बताया था, बी का 3 बताया हमने, और सी का 4, और डी का जहाँ पर हालांकि 2 है, लेकिन जब कई बार गलती हो जाती 1 आएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जिन्होंने कोट बताया, यानी 1 भी आकर अगर आपका सुमेलन ठीक हुआ है तो बहुत सही। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। ये वाला प्रश्न देखिए, जून 2006 में आ चुका है नेट की परीक्षा में। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भगवत या रामायण। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। जी बिल्कुल साथियों, सी आएगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं। तो ये वाला प्रश्न विकल्प आप खुद पढ़िए, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है। दिसंबर 2006, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, फिर मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। आप सही से बताइए कौन सा कांड यहाँ पर क्रम जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्थापित करना। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। 10 सेकंड दे रहा हूँ साथियों। जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा साथियों। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। ठीक है, जो सभी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से याद भी रखना है। ओके, आगे चलते हैं साथियों हमारे 9वें प्रश्न पर। नेट जून 2007 में आ चुका है। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। सामान्य प्रश्न है, मास्टर कैडर में भी आता रहता है। रामलला नशु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और रामज्ञ। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं इसे, ज्योतिष विद्या से संबंधित उनका कौन सा ग्रंथ है। क्या लगता है साथी, कौन सा आपको यहाँ पर सही लग रहा उत्तर।
जी साथियों, ये बिल्कुल सही साथियों। जहाँ पर हमारा डी ऑप्शन आएगा रामाज्ञा प्रश्न, जिनका उत्तर है शाबाश। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। इसको ध्यान से देखिए, नेट जून 2007 में प्रश्न ये आ चुका है। भक्ति के रस रूप में भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य मधुसूदन जीव गोस्वामी, बल्लवाचार्य या रूप गोस्वामी, बताइए साथियों। जी साथियों, कौन सा सही लग रहा है आपको? बहुत सही, सी ऑप्शन बल्लवाचार्य को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने भक्ति को एक रस के रूप में स्थान दिया। हालांकि भक्ति रस अलग अलग किसी विद्वान ने दिया था, ठीक है, वो रूप गोस्वामी ने दिया है, यही नाम है साथियों। ये देख लीजिए, जहाँ पर लोग क्या कर देते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। ये देख लीजिए, कन्फ्यूज़न बहुत भरी है जहाँ पर। लेकिन भक्ति को अगर रस रूप में अपनाया कविताओं में, या जो बोले कि भक्ति को असली दिशा प्रदान की, तो बल्लभाचार्य थे, ठीक। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर रूप गोस्वामी पर आए हैं क्योंकि भक्ति रस इन्होंने दिया, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। माफ़ करिए, थोड़ा सा साथियों आपको ओझल दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर पीडीएफ थोड़ा सा ख़राब बन गया है। लेकिन प्रश्न में पढ़ देता हूँ। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है? पहला बल्लवाचार्य, दूसरा यानी बी ऑप्शन मध्वाचार्य, सी शंकराचार्य या डी रामानुजाचार्य। वैष्णव भक्ति का जो आचार्य नहीं है। पीडीएफ थोड़ा सा ओझल हो गया यहाँ, लेकिन प्रश्न को समझिए। फिर से बोल देता हूँ, वैष्णव भक्ति का जो आचार्य यहाँ पर नहीं है, कौन सा नहीं है? बल्लवाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य। बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन शंकराचार्य, जो शैव मत से संबंधित, शैव संप्रदाय से, ना कि वैष्णव भक्ति, शैव भक्ति से संबंधित है ये, ठीक है। सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया, वेरी गुड साथियों। ये भी दिसंबर 2007 में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न साथी, इसको ध्यान से देखिए, जून 2008 नेट में आ चुका है। किस कवि की पंक्तियां हैं यह बताना है। पंक्ति इस प्रकार से, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना बचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। केशवदास, तुलसीदास, सूरदास या नंददास, किसकी पंक्ति है साथियों? केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रही। क्या लगता है साथियों? बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, तुलसीदास की पंक्ति हैं। आगे चलते हैं। आगे जो पंक्ति है साथी, इसका रचनाकार बताना है कौन है। दिसंबर नेट में आ चुका है 2008 में। 13वां प्रश्न है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक एक करता, एक के ब्रह्म सबन का भरता। यह किसकी पंक्ति है? कबीरदास, लोकदास, तुलसीदास या रहीमदास, बता। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, मतलब सर्वव्यापी जो है वो एक ही एक ईश्वर है, उसको कुम्हार का नाम दिया गया है, प्रतीक बनाया गया कुम्हार को। हिंदू तुर्क का एक एक करता, मतलब तुर्क मतलब मुस्लिम को कहा गया है। मुसलमान तुर्की से ही थे, जो आए थे भारत में, मुगल वगैरह, बिल्कुल। तो कहा गया है कि जो हिंदू और मुसलमान है उनको बनाने वाले सब एक ही है, वो ईश्वर है, जिसको कुम्हार कहा है यहाँ पर रचनाकार ने। एक ही ब्रह्म सबन का भरता, मतलब तो ब्रह्म एक है, ये एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है जिसने सभी का निर्माण किया है। किसकी पंक्ति लग रही साथियों आपको ये? बिल्कुल ऑप्शन आएगा साथियों बी, यह मुलुकदास की पंक्ति है, ठीक है। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। नेट दिसंबर 2008 में प्रश्न आ चुका है। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है, अवधि भाषा में नहीं है?
बिल्कुल जो सी बता रहे हैं, यदि कवितावली ये ब्रज में है साथियों, बाकी सभी जो सूफी काव्य से संबंधित हैं ये अवधि में है। आगे चलते साथियों, नेट जून 2009 में प्रश्न ये आ चुका है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं? बाबरी पंथ, भुल्ले साहब, बुलाल साहब, पलटू साहब या संत साहब? ये प्रश्न कठिन लग रहा है आपको। बाबरी पंथ से जो संबंधित नहीं। जी साथियों, सी ऑप्शन आएगा, पलटू साहब नहीं है। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न पर। आगे साथियों जो रचनाएं हैं इनका सही क्रम बताना है, ठीक है। आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, वर्वे नायिका वेद या बीसल देवरासु? ये साथियों सही स्थापित करना है कि कब लिखी गई, सबसे पहले कौन सी लिखी गई, फिर उसके बाद कौन सी लिखी गई, इसको स्थापित करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी रचनाएं हैं, क्योंकि जब रचनाएं पता चल जाएगा कि किसकी हैं फिर आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आपने उन रचनाकारों का जन्म काल तो पढ़ना ही है कि हाँ तब इनका जन्म हुआ था, हाँ इसके हिसाब से इन्होंने जो पुस्तकें तब लिखी होंगी, और पुस्तकों का भी पता ही होगा लगभग कि कब लिखी गई। तो पहली रचना आखिरी कलाम जैसे कि जायसी की है, वैराग्य संदीपनी जैसे कि तुलसीदास की है, बरवे नायिका वेद जो की है अपना रहीम की है, बीसल देवरासु जो कि नरपति नाल्हा की है साथी। तो थोड़ा सा पता लग ही गया होगा अभी आपको। बताएं साथियों कौन सा क्रम? जैसे ही मैंने बता दिया, बहुतों को तो पता था जी, बिल्कुल बी ऑप्शन जो बता रहे हैं साथियों, बीसल देवरासु पहला आएगा, फिर उसके बाद आखिरी कलाम, फिर वैराग्य संदीपनी, फिर रहीम तो सबसे अंत में आए हैं इनमें, तो बरवे नायिका भेद। आगे चलते साथियों, कोट वाला प्रश्न है। नेट में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं इस तरह के, और ऐसे प्रश्न अगर आपका एक भी सुमेलित हो गया, दो सुमेलित हो गए, तो आपका पूरा प्रश्न जो है मिल जाता है उत्तर उसका। रचनाकार दिए गए हैं और बाईं तरफ जो है उनकी रचनाएं दी गई हैं। हंसावली बताइए किसकी है, चंदायन किसकी है, सत्यवती माफ करिए किसकी है, और मृगहावती किसकी है? जो ए का बता रहे हैं साथियों हंसावली, बिल्कुल जी हाँ, जो ए का 3 बता रहे हैं, वेरी गुड साथियों। और चंदायन किसके है ये बताइए। जो बी का 4 बता रहे हैं, अभी हाल ही में जो प्रश्न आया था, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। सत्यावती सभी को पता है, ईश्वर दास की है, यानी सी का जो 2 बता रहे हैं, वेरी गुड। और मृगावती यानी ये वाला कुतवन की है, जो डी का एक बता रहे हैं, बहुत सही, ठीक है। तो ये कूट बन गया हमारा 3 4 2 1। देखते हैं कहाँ पर है ये जी, पहला ही विकल्प है, ये देख लीजिए साथियों, पहला ही विकल्प है 3 4 2 1, ठीक है। तो हमारा इस तरह से पहला ये विकल्प के साथ ही प्रश्न कंप्लीट हो। आगे चलते साथियों 18वें प्रश्न पर, इसको ध्यान से देखिए। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? नंददास की किस पुस्तक का संबंध? रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम सगाई या भंवर गीत? जून 2009 नेट में प्रश्न आ चुका है साथियों। नायक नायिका भेद, बिल्कुल साथियों बी ऑप्शन आएगा, रसमंजरी। आगे चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट प्रश्न पर, ध्यान से करें। नेट दिसंबर 2009 में प्रश्न आ चुका है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या राष्ट्रीय चेतना? बहुत आसान प्रश्न बोलूँगा मैं। यदि आपने सूफी काव्य की विशेषताएं पढ़ रखी हैं तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि क्या उत्तर होगा इसका। बिल्कुल साथियों 19वें का ये ऑप्शन आएगा, वेरी गुड। प्रेम निरूपण ही एकमात्र, या जो बोले कि सबसे मुख्य, एकमात्र तो नहीं कह सकते, सबसे मुख्य उद्देश्य था। काव्य शास्त्र निरूपण कहाँ था, वो तो रीतिबद्ध के कवियों का था।
इस्लाम धर्म का प्रचार ऐसा कुछ नहीं था साथियों। ये खुद ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम कवि हुए सूफ़ी काव्य के, उन्होंने खुद जो अपनी पुस्तकें लिखी उसके जो राजा रानी थे वो हिंदू थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। इस्लाम धर्म का प्रचार करना होता तो उन्होंने अपनी पुस्तक में जो पात्र हैं, ठीक है, वो हिंदू न रखते। आगे राष्ट्रीय चेतना, ये भी कुछ खास नहीं है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न है, अष्टशाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? कीर्तनकार कवि कौन थे अष्टशाप के कवियों में? नंददास, कृष्णदास, सूरदास या कुंभनदास? 20वां प्रश्न है साथियों, प्रथम कीर्तनकार। जी साथियों, बिल्कुल कौन है? जी बहुत सही उत्तर बता रहे हैं सभी। जून 2010 में जो प्रश्न आ चुका है नेट में, बिल्कुल कुंभनदास थे। ठीक है, कुंभनदास प्रथम नियुक्त कीर्तनकार माने गए हैं। शाबाश सभी को, बहुत अच्छे से 30 प्रश्न, जहाँ से 20 भक्ति काल से थे, 10 हिंदी भाषा और बोलियों से प्रश्न थे, और 57 भाग जहाँ पर समाप्त होता है। जल्दी से आप अपने अंक बताइए, 30 में से कितने हुए। और अभी हमने साथियों 2530 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे। पहले अंक बता दीजिए। इस तरह से साथियों रोज़ मेहनत करते जाइए। मैंने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी फीमेल कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं DS, SSB, TGT हिंदी में, तो मैं देख रहा हूँ प्रश्न पत्र आ रहे हैं। तो प्रश्न पत्र बहुत आसान है साथियों। मैं कहता हूँ मास्टर कैडर हिंदी का प्रश्न पत्र फिर भी मैं बोलूँगा टफ था, लेकिन वहाँ की मैं प्रश्न पत्र जब देखा कि भैया ये तो बहुत आसान है। और ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि साथियों जब एक से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो प्रश्न पत्र डिफ़िकल्ट बनाना बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। लेवल इसलिए आसान रखा जाता है ताकि जो बाद में परसेंटाइल बनाया जाए, कट ऑफ बनाया जाए, वो ठीक ठाक बन जाए। ये ना हो कि किसी अलग शिफ्ट को कठिन चला जाए प्रश्न पत्र, किसी को आसान चला जाए। इसे सामान्य रखा है उन्होंने लेवल इस बार। हाँ, जनरल पेपर DS, SSB, TGT हिंदी का जो पहला होता है वो थोड़ा सा ज़रूर टफ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सब्जेक्ट की बात करें तो बिल्कुल हलवा बना के रख दिया उन्होंने। और किसकी क्या पुस्तक है, और कहानियों के बारे में पूछ रहे हैं किसकी है। ठीक है, तो बहुत आसान है। मैं सोच रहा हूँ कि लाऊं प्रश्न पत्र, लेकिन अभी क्या है, जो प्रश्न पत्र मुझे मिला है उस पर सभी ने टिक कर रखा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम था जी, तो इसलिए प्रश्न पत्र मिल नहीं पा रहा है। तो PDF भी मिला है, तो उसमें आंसर सीधे बताए गए हैं। तो मुझे लगता है वो प्रश्न पत्र लाने का मतलब तब बनता है जब बिल्कुल उसके 4 विकल्प हों, किसी पर टिक ना किया गया हो, आंसर बता दिए गए हैं उसके ऊपर PDF के ऊपर। तो इसलिए ला नहीं पा रहा हूँ। तो देखेंगे अगर कुछ निकलता है बिना टिक किए हुए आंसरों के ऊपर कि हाँ अभी लाया जा सके। लेकिन प्रश्न पत्र लाने का फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान है, और हम हमेशा यही देखते हैं कि प्रश्न आसान भी लाए जाएँ, लेकिन ऐसे भी लाए जाएँ जो कठिन होते हैं, घुमा फिरा कर पूछे जाने वाले। बिल्कुल साथ ही साथ सही 30 में से आज काफ़ियों के 25 प्लस भी गए हैं। बहुत सही। ओके, इसी तरह आगे मेहनत करते रहिए, यूनियन का साथ देते रहिए। 19 को कह रहे हैं कि फिर से घेराव करना मोती महल का, जैसे अभी कह रहे हैं रोज़गार मेला जहाँ भी हो रहा है जिस भी ज़िले में, तो बहुत सही साथियों वहाँ फटकार लगाई जा रही है हमारे साथियों के द्वारा सरकार को। और हो भी क्या होना है साथियों, देखिए अभी कोई भी कंपनी आती है, कोई जूस बनाने वाली या अचार बनाने वाली, कोई भी, चाहे सोनालिका की ट्रैक्टर कंपनी, चाहे कोई भी HDFC का है ना, वो लोन डिपार्टमेंट वाले भी आ रहे हैं कि आइए भैया ग्रेजुएट जितने भी हैं हम लेके जाएंगे। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? कितना शोषण होता है हमें मालूम है ना। 6-7 हज़ार पर रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी। हम लाखों रुपये अपनी पढ़ाई पर खर्च कर चुके हैं, टेट वगैरह क्लियर कर रखे हैं। सभी लोग हमारे साथी जो हैं पूरी योग्यता रखते हैं अध्यापक बनने की, फिर भी उनको इस हक से अछूता रखा जा रहा है सरकार के द्वारा। और मुझे लगता है जितना इनका विरोध हो उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा विरोध होना चाहिए। और घर का रोज़गार को मजाक बना के रख दिया भैया। और ठीक है, बाकी क्या कर सकते हैं। अभी मिलते हैं साथियों कल अगली वीडियो में। धन्यवाद। सुरक्षित